तो करंट अफेयर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली 21 तारीख को राष्ट्रपति की अनुमति मिला एक एक्ट जिसका नाम है वीबी जी राम जी। ये जो है वो अपने पहले से चल रही एक स्कीम महानरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 उसी को रिप्लेस करने वाला नया एक्ट है। थोड़ा सा जल्दी से बैकग्राउंड में नरेगा के बारे में जाने या महानरेगा के बारे में जाने और उसके स्थान पर ये एक्ट आया है इसके बारे में बात करें। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, भारत एलपीजी रिफॉर्म कर चुका 1991 में। 2000 तक उस रिफॉर्म के लाभ शहरी क्षेत्रों में दिखने लग जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एलपीजी रिफॉर्म का फायदा अभी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है और उसको चलते शहरी क्षेत्रों की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में वही पुराने तरीके से लोग जीते और उनकी कम इनकम, उसके चलते गांवों से शहरों की तरफ डिस्ट्रेस माइग्रेशन और खेती में लगे हुए लोगों में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों फैक्टर के चलते ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो इनकम है, लाइफ स्टैंडर्ड है, उन दोनों में तेजी से फर्क आ रहा था। सरकार ने इस फर्क को महसूस किया और ग्रामीण क्षेत्रों में ही ये जो इतना सारा माइग्रेशन हो रहा है उससे शहरी क्षेत्र ओवर क्राउडेड ना हो जाए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से डेवलप नहीं हो सकता, गांव के लोग गांव में ही रहे, उनको आजीविका की व्यवस्था गांव में की जाए। तो इस आलोक में सन 2005 में उस समय की सरकार ने जो है वो एक एक्ट पारित किया जो कि गांव के अंदर ही रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को, जो अनस्किल्ड वर्कर है, उसको रोजगार उपलब्ध कराए। तो 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जो है वो पास किया गया। 2006 से देश के 600 जिलों में देश के 200 जिलों में इसको लागू किया गया। 2008 से ये पूरे देश में लागू हो गया। 2009 में इसके नाम के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और नरेगा से महात्मा गांधी नरेगा हो गया। इस एक्ट की जो है वो लागू होने से बहुत सारे फायदे देश में हुए। सबसे पहला, इस एक्ट ने देश के अंदर काम चाहने वाले व्यक्ति को रोजगार, एक वेलफेयर स्कीम के रूप में नहीं, एक रोजगार देने वाला एक जो है वो उसका अधिकार बनाया कि रोजगार पाना भारत के व्यक्ति का अधिकार है। दूसरा, 2008 में पूरी दुनिया में जब आर्थिक महामंदी आई तो भारत का ग्रामीण क्षेत्र में जो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट हुआ, उससे पैसा पहुंचा, उसने काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में इस विश्व की मंदी के प्रभाव को न्यूट्रलाइज किया, कम किया। इसके बाद इस योजना की एक और अच्छी बात देखी जा सकती है, जब कोविड आया और उस समय पर शहरी क्षेत्रों से लोग अपने गांव में माइग्रेट किए तो उनको करने के लिए कुछ नहीं था, तो उस टाइम पर इस स्कीम ने वापस से एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभी जो वर्तमान सरकार है उसने इस महानरेगा या महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी कर दिया है, या फिर यूं कहे इसके साथ में कुछ इसको और इंप्रोवाइज करके और अच्छा करके इसमें कुछ नई चीजें हैं। हालांकि इसमें पॉलिटिकली एंगल से देखा जाए तो कुछ पुराने वाली सरकार उनके विरोध है, तो चूंकि हम उस एंगल पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बात करेंगे। ये अपना जो करंट का टॉपिक है, ये इंटरव्यू जिन बच्चों के चल रहे अभी आरएस के दूसरे एग्जाम के, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स होंगी उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के साइन इस पे हो गए हैं और ये एक्ट का रूप अब ले लेगा, तो यही प्रोविजन इसमें रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा से बदल के रख दिया गया है वीबी जी राम जी। वीबी का मतलब है विकसित भारत, जी का मतलब यहां पर है गारंटी, और उसके बाद राम आरएएम, तो रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो रोजगार, आजीविका और मिशन, इन तीनों शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, राम, और ग्रामीण लास्ट में तो जी। तो विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसलिए इसका नाम रखा गया है वीबी जी राम जी 2025। इसके कुछ सैलिएंट फीचर, इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या चीज खास है, तो 2005 वाले नरेगा को इसने रिप्लेस किया और ये जो है वो इंटीग्रेट करता है भारत के 2047 का जो मिशन है, विकसित भारत मिशन, उसको सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए इसको बनाया गया है। इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, अपनी ग्रामीण विकास मंत्रालय या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार की, वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। ये जो है वो 4 महत्वपूर्ण शब्द है, अगर अपने से मुख्य परीक्षा में या कहीं पर इस पे ऐसे लिखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले इस एक्ट को लाने के पीछे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें महिला, पुरुष, आदिवासी, अनुसूचित जाति, विभिन्न प्रकार के लोगों का सशक्तिकरण है। इस लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण को देश के आर्थिक विकास में जोड़ना है
अलग अलग क्षेत्रों में जो बिखरी हुई स्कीम थी उन सबको लाके एक साथ में इकट्ठा करना है। अलग अलग दिशाओं में फैली हुई कोई चीज है और उन सबको एक सेंट्रल पॉइंट पे ले आना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस का मतलब जो पहले नरेगा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में आपस में इंटरलिंक्ड जो प्रोग्राम नहीं थे उन सबको जोड़ के एक साथ में सेंट्रलाइज वे में लेके आना, और साथ में परिपूर्णता मतलब जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है वो न होकर के सारे मिलके एक काम एक बार किया जाए ताकि देश के संसाधनों का अपव्यय ना हो, भ्रष्टाचार कम किया जाए और फुल प्रूफ मॉडल के रूप में इसको डेवलप किया जाए। ग्रामीण रोजगार यानी कि इसके अगर हम देखें इसकी पूरी जो ऊपर हमने कमेंट्री की वही नीचे अपन ने लिखा हुआ है कि ग्रामीण रोजगार को केवल एक कल्याणकारी योजना से आगे बढ़ाकर विकास। पहले क्या हो रहा था, नरेगा की आलोचना क्यों की जाती है? दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर नरेगा की आलोचना थी। अगर हम चार महत्वपूर्ण बिंदु जो इसके पक्ष में है तो दो इसके विपक्ष में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि नागरिक के तौर पर हमने इसको ऑब्जर्व किया। अच्छी बातें क्या, ग्रामीण स्तर पर इसने लोगों की आय बढ़ाई, जो खास करके लैंडलेस लेबरर थे, भूमिहीन जो मजदूर थे, उनकी आजीविका का एक निश्चित स्रोत बना। दूसरा, इसने महिलाओं को आदि जो अपनी देश की भागीदारी है जहां पर रोजगार की कमी रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए खास करके रोजगार पाना एक चैलेंज रहता है, महिलाओं की लगभग 50% पार्टिसिपेशन बढ़ाई। तीसरा, SC ST और जो अपना डिस्ट्रेस्ड वर्ग था उसकी 40% पार्टिसिपेशन इसके पूरे नरेगा के अंदर उनकी हुई। तो ये महत्वपूर्ण इसकी कुछ उपलब्धियां थी। जबकि दूसरी तरफ इससे जो लोगों को रोजगार के बदले पैसा दिया जाता, उस रोजगार से क्या हो रहा था? उस रोजगार से बहुत ही कम परमानेंट स्ट्रक्चर बन पा रही थी। एक पॉपुलरली लोग मजाक के तौर पे कहते हैं कि गड्ढे खोद रहे हैं, दूसरे दिन गड्ढे वापस से भर रहे। तो गड्ढा खोदा और गड्ढा भरा, उससे देश को क्या मिला? रोजगार तो मिल गया, लेकिन देश को क्या मिला? यह इसकी एक मेजर आलोचना थी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो इतना पैसा केंद्र सरकार खर्च कर रही है उसके बदले में देश को विकास के नाम पर बहुत कुछ नहीं मिल पाया। यह इसकी इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग के लेवल पर कमी मानी जाती है। यहां पर इन्होंने कहा कि लोगों को पैसा मिलेगा, इससे उनकी जीवन स्तर ऊंचा बढ़ेगा, उनका कल्याण होगा, साथ में देश का विकास भी तो होना चाहिए उसके बदले। भाई लोग मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत देश के विकास में लगे, देश के लिए कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो बने, रेल बने, ग्रामीण सड़कें बने, वाटर बॉडीज बने, या फिर और कोई ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर बने जिससे देश के विकास में योगदान हो पाए। दूसरा, ग्रामीण परिवारों की आय की सुरक्षा को सुदृढ़ करना और ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियां यानी कि कैपिटल को, एसेट को क्रिएट करना, उनको बनाना, यह इसकी मेन बात है। इसके बाद में हम देखें तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेगा की विशेषता क्या थी, क्योंकि तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। नरेगा के तहत कोई भी भारत का नागरिक जो वयस्क है, यानी कि हम एक बच्चे को मजदूरी या किसी कार्य में नहीं लगा सकते, भारत का कोई भी नागरिक जो वयस्क है, बेरोजगार है, जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई स्किल, हुनर नहीं है, वो सरकार से आवेदन कर सकता है कि मुझे रोजगार चाहिए। तो सरकार का ये इस नरेगा एक्ट के तहत दायित्व था कि उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएगी। अच्छा, इस 100 दिन के रोजगार के दौरान उसको मिनिमम वेज जो होती थी वो दी जाती थी। उस वेज के दौरान अनस्किल्ड वर्कर को जो भी पैसा पूरे देश भर में दिया जाता था वो केंद्र सरकार वहन करती थी 100%। इस दौरान जो स्ट्रक्चर बनेगा परमानेंट, कुछ भी कहीं बनाया जाता था, उस स्ट्रक्चर की मटेरियल कॉस्ट और उस टाइम पर उसको बनाने के लिए कोई स्किल्ड लेबर है तो उसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार और 25% हिस्सा देती थी राज्य सरकार। अच्छा, इस नरेगा एक्ट में यह था कि कोई भी व्यक्ति रोजगार मांग का आवेदन किया कि रोजगार चाहिए और उसके 15 दिन में उसको रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। लेकिन वो बेरोजगारी भत्ता कौन देती थी? राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार के स्तर पर अगर ये गफलत हुई है तो उसकी भरपाई फिर किसको करनी है? राज्य सरकार। लोग केंद्र सरकार की क्या, केंद्र सरकार की तरफ से क्या दिया जाता था? एक तो जो भी अनस्किल्ड वर्कर थे उनकी 100% वेज यानी कि उनकी मजदूरी, और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन या निर्माण हो रहा था उसके 75% मटेरियल कॉस्ट प्लस स्किल्ड वर्कर की वेज को दिया जाता था। उसमें 25% राज्य सरकार वहन करती थी और जो डिले होता था, जो हर्जाना वगैरह देना होता था, जो मुआवजा भत्ता जो भी देना होता था वो राज्य सरकार देती थी। अब यहां पर क्या हुआ, इसमें मतलब उसके दो मूल नरेगा के ये दो बातें अपन ने की। अब उससे तुलना करते हुए अपन चले, ओरिजिनल नरेगा में जो 100 दिन के कार्य दिवस की गारंटी रोजगार की योजना थी वो अब कितनी बढ़ा के कर दी गई?
125 दिनों के लिए, है ना। तो 25 दिन वहां पर बढ़ा दिए। इससे क्या होगा कि कोई भी वयस्क सदस्य जिसके पास कोई स्किल नहीं है, अपने शरीर शारीरिक क्षमता से कोई कार्य करने का इच्छुक हो, तो उसको 125 दिन का रोजगार इस वीबी राम जी स्कीम के तहत उसको दिया जाएगा। मनरेगा में कितना था? 100 दिन। अब दूसरी एक समस्या यह थी, नरेगा की एक बुराई यह थी कि नरेगा के कारण जो गांव के अंदर लैंडलेस लेबरर थे, भूमिहीन मजदूर थे, उनको नरेगा में मिनिमम मजदूरी मिल जाती थी और वो नरेगा में चले जाते थे। लेकिन गांव में एग्रीकल्चर होती, खेती की जाती है, और खेती करने वाले जो किसान है जिनके पास स्वयं की जमीन थी, उनको फसल की कटाई के टाइम पर, फसल की बुआई के टाइम पर या अन्य कोई निराई गुड़ाई के टाइम पर मजदूरों की जरूरत होती थी। अब मजदूर चले गए नरेगा में, और मजदूर नरेगा में चले गए, उनको मिनिमम वेज वहां मिल रही है, तो जो किसान था उसको मजबूरी में ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। मतलब वहां पर एक तरीके से पॉजिटिव पक्ष देखो तो मजदूर अपनी मिनिमम वेज के लिए बार्गेनिंग मोड में आ गया कि भाई अगर 300 रुपया आप मुझे दिन का दोगे तो मैं आपके यहां पूरे दिन काम क्यों करूं, मैं नरेगा में जाऊंगा और वहां पर मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे। तो वो कहेगा कि आप 300 की बजाय मैं 500 दूंगा। तो इसका मतलब किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खराब बात हो गई और मजदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात हो गई। तो उस नरेगा में किसानों को ज्यादा वेज देनी पड़ती थी। अब यहां पर वीबी जी राम जी में कहा गया है कि टोटल एक साल के दौरान राज्य सरकारें अलग अलग हिस्सों में बांट के 60 दिन के लिए इस जो है वो रोजगार गारंटी योजना वाले केस में पोज कर सकती है, इस स्कीम को रोक सकती है। कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए। वो हो सकता है 15-15 दिन की 4 अवधियां हो साल भर में, 30-30 दिन की 2 अवधियां हो, 10-10 दिन की 6 अवधियां हो, कुल मिला के 60 दिन तक। उससे क्या होगा? किसानों को मजदूर मिल जाएंगे और खेती का काम ज्यादा बेहतर हो पाएगा, है ना। और किसानों को जो है वो मनमानी बार्गेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका एक और जो है वो बहुत सारे किसान लोगों के लिए इसके लिए सुविधा हो जाएगी। तो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है, बट ओवरऑल एक ठीक है, क्योंकि 365 दिन में से 125 दिन रोजगार देना है, तो उसमें से 60 दिन पोज दिया जा सकता है, आराम से काम को रोका जा सकता है। उसके बाद में यहां पर समय पर मजदूरी का भुगतान, जैसे ओरिजिनल नरेगा में था कि काम का आवेदन किया, 15 दिन में काम मिलेगा और उसके बाद समयबद्ध तरीके से आपको पैसा मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो वे विलंब वाला वो मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार बाध्य थी। इसमें भी यही कहा गया है कि आपने काम किया, 7 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा, मैक्सिमम 15 दिन, और 15 दिन से ज्यादा लगते हैं तो फिर राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा कि जो विलंब शुल्क है उसमें अनुसूची सेकंड, इसके में शेड्यूल लिस्ट सेकंड बनाई गई, जिसके तहत वो प्रावधान किया गया है, उसमें लेट फीस वाला मुआवजा कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो टोटल इसमें कितनी बातें? तो 3 बातें अपन ने की। पहली बात 100 से बढ़ा के 125 दिन का रोजगार, दूसरा साल में 60 दिन का पोज दिया गया है, तीसरा टाइम बाउंड इसमें वेज पेमेंट, यानी कि समयबद्ध तरीके से काम किया, 7 दिन में पेमेंट मिल गया, मैक्सिमम 15 दिन। 15 दिन तक नहीं किया तो उसके बाद में लेट फीस के मतलब लेट जो है वो कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद इसका अगला, पहले क्या होता था वही बात हमने की कि गड्ढे खोदो और गड्ढे भर दो। इस बार कह दिया गया कि 4 एरिया बताए जाएंगे आपको और उन 4 एरिया में ही काम करना है। यह एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे गांव के अंदर जो इतने सारे लोग मेहनत करके कुछ कर रहे हैं उससे कम से कम रिजल्ट तो दिखे। पहले तो रिजल्ट क्या था? 0। अब रिजल्ट दिखे। तो ये 4 एरिया कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी ज्यादातर जगहों पर रहती है, तो उसके तहत वाटर कंजर्वेशन और उससे संबंधित जो भी तालाब खुदवाना है, पुराने तालाब जो खराब हो गए हैं, जो भर गए हैं, उनके गाद वाद हटा के उनकी सफाई करना है, छोटे छोटे जो बरसात के पानी को रोकने के लिए चेक डैम बनाने हैं, या फिर नहरें खोदनी है, या फिर वापस से तालाब झील के चारों तरफ पेड़ पौधा वृक्षारोपण करना है, वो सारे काम करने हैं। तो पहला इस वीबी जी राम जी के तहत क्या किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण से संबंधित कार्य है, ताकि गांव के अंदर गांव की पानी की व्यवस्था बन जाए और उसके आसपास पानी इकट्ठा रहेगा तो ग्राउंड वाटर लेवल भी ऊंचा आएगा, ग्रीनरी भी बढ़ेगी और उस क्षेत्र के अंदर पानी की भी अपने आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। नंबर 1। दूसरा, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसे गांव के क्षेत्र पर हाट बनाई जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलते हैं गांव में, स्वयं सहायता समूह, उनके लिए जो वो शेल्टर बनाए जाएंगे, कोई मार्केट बना दिया गया जिसके ऊपर टीन शेड लगा दिया गया, या गांव के लेवल पर ही जो है वो कोई
इस तरीके की चीज बनाएगी जिससे कि वहां पर ही गांव के लोग रह के अपना रोजगार, मजदूरी, जैसे गांव के लोगों ने मिलके एक 20 दुकानों की एक मार्केट बना दिया और उसमें ग्राम पंचायत किराए पे उसको दे, तो दुकान खोलने वालों को मजदूरी मिलेगी और ग्राम पंचायत को एक लगातार रेगुलर इनकम हो जाएगी। या फिर इसी तरीके से मान लो कि वीकेंड के ऊपर मार्केट लगता है, हाट जिसको कहते हैं, उस तरीके की चीज का निर्माण कर दिया। या फिर और कोई भी जो रोजगार उत्पन्न कर सकती है, गांव के लोगों का ही फायदा कर सकती है, इस तरीके की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाए। तीसरा, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि गांव के रस्तों में जैसे कच्चे रास्ते होते हैं, पानी भर जाता है, वहां पर ग्रेवल रोड का निर्माण करना, ईंट या ब्लॉक जड़ के रोड बना देना। इसी प्रकार ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करना, गांव के अंदर जो कूड़ा कचरा वेस्ट निकलता है, पशुओं का गोबर वगैरह होता है, उसकी बायो कंपोस्टिंग की प्रोसेस, बायोगैस बनाने के जो है वो चीजें, ऐसे गड्ढे वड्ढे बना के कुछ ऐसा। तो इसका मतलब कोर गांव के अंदर जो गंदगी फैली रहती है, पानी भर जाता है या फिर और कोई नाली वाली नहीं है, इस तरीके की चीजें, ताकि गांव साफ सुथरा रहे, मच्छर नहीं पनपे, आने जाने में आवागमन सुगम हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद में जो अपने जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव आ रहा है, और उस जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को अडेप्टेशन, अनुकूलन करना पड़ेगा। और अनुकूलन करने के लिए अपने को इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। जैसे जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर साइक्लोन आते हैं, बाढ़ आती है, या फिर नदी वगैरह में बाढ़ आती है, तो नदी के आसपास के एरिया में, तो साइक्लोन से बचने के लिए शेल्टर होम बनाना, नदी जहां पर बाढ़ आती है तो उसके दोनों तरफ के किनारों को ऊंचा करना, या फिर जो फ्लड मैनेजमेंट या वनों से संबंधित कोई भी हरित बेल्ट विकसित कर देना, ताकि बदलते हुए जलवायु के अनुसार गांव जो है वो अपने आप को ढाल पाए, बाढ़ से सामना कर सकें, सूखे से सामना कर सकें, लू से सामना कर सकें। या फिर जिन क्षेत्रों में नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, जैसे बिहार, यूपी की यह समस्या है, झारखंड की समस्या है, उन जगहों पर नदियों के तटबंध तैयार करना, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने बाढ़ के समय पर खुद को मैनेज कर पाए। तो कुल मिला के कितने एरिया में काम होंगे वीबी जी राम जी के तहत? जल की सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, लोगों को आजीविका मिले गांव में, और प्रतिकूल मौसम, चरम मौसम की घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, उनसे निपटने वाले कार्य करना। अच्छा, ये जितनी भी स्कीम बनाई जाएंगी, कौन से गांव में क्या बनेगा, ये ग्राम पंचायत के लेवल पर तय होगा। दो अप्रोच होती है प्लानिंग की, एक तो ऊपर के लेवल पर, टॉप लेवल पर कैबिनेट, हमारा केंद्र का कैबिनेट प्लान या पॉलिसी बनाए और गांव के लेवल पर लागू हो, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप पर पॉलिसी बनी, डाउन लेवल पर लागू हुई। दूसरा, डाउन यानी कि ग्राम पंचायत के लेवल पर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो तय किया गया, और फिर उससे नेशनल लेवल पर उसकी काउंटिंग हो जाए, नेशनल विकास के साथ या राष्ट्रीय विकास के साथ वो इंटीग्रेट हो जाए, समाहित हो जाए। तो ऐसे वाली अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप्रोच, यानी कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस बात का फैसला कहां किया जाएगा, ग्राम पंचायत के लेवल पर। तो इसलिए ये कैसी अप्रोच पर आधारित है, बॉटम अप अप्रोच पर। अच्छा, ये जितने भी बनाए जाएंगे ये परिसंपत्तियां, वाटर बॉडी, तालाब, झील, रूरल सड़क, या फिर जो भी, उनको जो अपना सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा, टाइम बाउंड मैनर में, समय के साथ में देश के अंदर जो संपत्तियां विकसित हो रही है उनमें काउंट किया जाएगा। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि गांव के लेवल पर बने और फिर अगली बार विधायक जी पहुंच गए कि हमारे गांव में तो ये नहीं है, इसके लिए बजट दे दो। पता रहेगा क्या बना है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो है वो जिम्मेदारी वगैरह सब डिसाइड होगी, तय होगी, ताकि उसमें किस क्वालिटी का मटेरियल लगा, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन तय किया गया, और वो परमानेंट टाइप की, यानी कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेक है उसके अंदर उसको शामिल माना जाएगा, इसलिए उसकी गुणवत्ता अच्छी रखने का दबाव रहेगा। उसके बाद में जो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अपने गांव वाली छोटी वाली योजनाएं हैं, उनके साथ में जो अपना डेवलपमेंट विजन है 2047 का, उसमें इंफ्रा या जो भी चीजें हैं उनके साथ में इसको शामिल किया जाएगा। गांव के लेवल से लेकर के और जिला स्तर का जो प्रशासन होगा वो इन सब में अलग अलग लेवल पर पार्टिसिपेट करेगा। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग, जो इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो अपन ने लिया है उसी में यह नाम है पीएम गति शक्ति, जो है वो नेशनल जो है वो एक मिशन स्टार्ट किया गया 2021 में, जिसमें देश के अंदर तेजी से चारों मार्ग, कौन सा, सड़क, रेल, पानी और हवाई, इसके अलावा मास ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक हब, इस तरीके के 7 पिलर पर आधारित अपने देश के अंदर
तेजी से एक से दूसरी जगह लाने आने जाने के लिए, और प्लस अपनी जीडीपी की जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक वाली उसको कम करने के लिए पीएम गति शक्ति जो है वो नेशनल पोर्टल शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न मिनिस्ट्री के बीच में और विभिन्न दूसरे जो मंत्रालय रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट है उनके बीच में एक समन्वय रखा जाता है ऑनलाइन पोर्टल के जरूर, जिससे कि मान लो कि एक मंत्रालय है वो कोई योजना चला रहा है, दूसरा कोई चला रहा है और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मोबिलिटी इसको तेजी देने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट में हम दुनिया में टॉप देशों में शामिल हो, साथ में हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टाइम कम हो और उस दौरान जो ऊर्जा खर्च होती है वो कम हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम गति शक्ति योजना शुरू की गई थी। तो इसमें गांवों में जो भी सड़कें वगैरह बनेंगी उन सबको भी इस पीएम गति शक्ति पोर्टल के थ्रू मान लिया जाएगा। यानी कि किसी बड़ी हाईवे से, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है या उड़ान स्कीम है, उन सब से कनेक्टिंग रोड रेल जो भी निकल रही है उन सब में अगर इस वीबी जी राम जी के तहत कुछ बनता है तो उसमें भी इसको शामिल मान लिया जाएगा। तो कुल मिला के ग्रामीण लेवल से और जिला स्तर और फिर जिला स्तर से राज्य स्तर और राज्य स्तर से फिर अपना केंद्र स्तर, यहां तक सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हुए जो भी सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा उस खर्च को परमानेंट विकास कार्य में तब्दील करते हुए इस दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए इस पूरी थीम को समझा जा सकता है वीबी जी राम जी वाली योजना को। इसके बाद में इसमें क्या नरेगा से बदला है, नरेगा में क्या था इसमें क्या है, वो तुलना हम करके देख लेते हैं। अभी ये जो वीबी जी राम जी है ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में लागू होगी। देश के अंदर पहले जो नरेगा था उसमें राज्य के द्वारा जितनी डिमांड की गई उतना केंद्र के द्वारा फंड जारी कर दिया गया। अब जो है वो नॉर्मेटिव फंडिंग होगी। नॉर्मेटिव फंडिंग मतलब राज्य डिमांड करेगा और केंद्र उतने पैसे दे देगा, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से पूछेगी कि क्या करोगे, उसकी लेजिटिमेसी क्या है, उसका औचित्य क्या है, वैधानिकता क्या है, ये होना चाहिए, इतना विकास होना। अगर हम आपको इतना पैसा देंगे तो उसके बदले में इतना विकास होना चाहिए। राज्य सरकारों की और जिला प्रशासन की और पंचायती राज की जवाबदेहिता इसमें बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, केंद्र सरकार एफिशिएंसी के साथ में बजट जारी करेगी और जो बजट का दुरुपयोग होता था उसको रोका जा सकेगा। कई लोगों को इस पे आपत्ति भी है कि नॉर्मेटिव फंडिंग में जब केंद्र सरकार के पास ये बात आ जाएगी तो वो अपनी मर्जी से राज्य सरकारों को पैसा देगी, उनको परेशान कर सकती है। अगली बात, पहले क्या था कि जो केंद्र सरकार है वो नरेगा के तहत जो अनस्किल्ड लेबर की वेज है, जो बिना किसी अकुशल श्रमिक जिसको कहते हैं, उनकी जो मजदूरी होती थी वो 100% कौन वहन करती थी, केंद्र सरकार। जो मटेरियल उस योजना के तहत निर्माण कार्यों में लगता था उसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती थी और 25% सरकार राज्य सरकार, और जो लेट हो जाता था वो सारा जुर्माना और फंडिंग वगैरह राज्य सरकार देती थी। अब यहां पर क्या किया गया, जो सामान्य भारत के राज्य हैं उनमें इस परियोजना का 60% हिस्सा तो किसका होगा, केंद्र सरकार का, और 40% हिस्सा राज्य सरकार का। जो इंडिया के 7 सिस्टर हैं नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य और हिमालय जिन क्षेत्रों में लगता है, उत्तराखंड, आगे हिमाचल, फिर लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला ये जो एरिया है, इसमें 90 और 10 का रहेगा। 90% कौन देगी, केंद्र सरकार, और 10% राज्य सरकार देगी। और जो यूनियन टेरिटरी है जहां पर खुद की असेंबली नहीं है उसमें 100% खर्चा कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। यानी कि इसमें अपने ये इसका उठाया भी है कि जो अपने नॉर्थ ईस्ट और हिमालय राज्य है उसमें 90% तो केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार का। बाकी दूसरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसमें 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। और यूनियन टेरिटरी जिनमें विधानसभा नहीं उसमें 100% कौन देगी। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, दूसरा की फाइनेंशियल प्रिंसिपल नॉर्मेटिव एलोकेशन। पहले क्या होता था, सेंटर और जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसा राज्य सरकार मांगते थे वो दिया जाता था। अब इसको नॉर्मेटिव एक्सपेंडिचर मतलब उसका औचित्य या फिर जो उसका क्या होना चाहिए इस आधार पर वो खर्च किया जाएगा। अगर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार जो है वो एक्सपेंडिचर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस डिले कंपनसेशन, यानी कि कोई भी किसी ने रोजगार मांगा और वो लेट हो गया रोजगार देने में, उस दौरान जो भी लेट अलाउंस देना है वो 100% किसकी जिम्मेदारी रखी गई, राज्य सरकार की जिम्मेदारी रखी गई।
उसके बाद में अब इसमें और चीज एक नई, जो अपनी महानरेगा योजना थी उसमें इस पूरी योजना को चलाने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, मतलब जो प्रशासन का खर्चा आता था, वो पहले 6% था। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 9% कर दिया है, 6% से बढ़ा के। अब जो गांव में काम होगा उसमें टेक्नोलॉजी के साथ में उसको इंटीग्रेट किया कि रोजाना कौन आदमी काम करने आया है उसकी बायोमेट्रिक जो है वो हाजिरी वहां पर लगेगी, मतलब अंगूठा लगा के कि ये आदमी आया। उससे क्या होगा? घोस्ट वर्कर आ है ही नहीं रहे और उनके नाम से पैसा उठ रहा है। अब ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा। दूसरा, कहां पर रोड बनाई या फिर चेक डैम बनाया या तालाब खोदा, जो किया उसकी जियो टैगिंग की जाएगी। और रियल टाइम, जिस टाइम वो काम चल रहा है उसी टाइम पर जो डैशबोर्ड जिसपे ये दर्ज हो रहा है कि भाई इतना काम हो चुका, उसकी रियल टाइम वास्तविक समय पर प्रगति को अपने को अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद में वो काम कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, ग्राम सभा की मीटिंग बैठेगी और उसमें ये सारे कहा भाई सरपंच ने कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया, सारे लोगों ने मिलकर ठीक से काम किया, वीडियो साहब भी एकदम इन्वॉल्व थे और सारों ने मिलकर के इसको ठीक किया। अगर ये सोशल ऑडिट उसके पक्ष में आती है तो ठीक है, और अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव जाती है तो फिर तहसील और जिला स्तर पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जो भी उसको जिम्मेदार व्यक्ति उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब इसमें बेरोजगारी भत्ता की बात कर ही ली। 15 दिन तक अगर उसको जो है वो काम नहीं मिला तो वो पहले की तरह इसको भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब उसमें इसका क्रियान्वयन करने के लिए जो है वो पॉलिसी मेकिंग लेवल पर जो ग्राम पंचायत पर बनेगी उसको मार्गदर्शन देने और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र और राज्य के ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद या काउंसिल बनाई गई है। वो इसमें गांव में कैसी पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि वहां पर स्किल्ड लोग हैं कि भाई ये करेंगे तो गांव का ऐसा विकास हो जाएगा, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा, तो वो सहायता और सलाह देने के लिए ये एक परिषद बनाई गई है, एक तो केंद्र के स्तर पर और प्रत्येक राज्य के स्तर पर। फिर दूसरा, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, राज्य और केंद्र में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर का संचालन। फिर उसका क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाएं जैसे कि अपनी जो है वो तहसील के लेवल पर जिसको अपन कहते हैं कि पंचायत समितियां, और जिला स्तर के लेवल पर जो है वो जिला परिषद, वो इसके क्रियान्वयन जिसमें आपके प्रधान और जिला प्रमुख बैठते हैं और साथ में बीडीसी और डीडीसी वाले जो मेंबर होते हैं वो बैठते हैं। वो सब मिल बैठ के इस बात को तय करेंगे। योजना निर्माण और उसका अनुपालना, भुगतान और सामाजिक लेखा परीक्षण, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपना कलेक्टर है उसके अंडर में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी और कार्यक्रम अधिकारी वो सब तय किए जाएंगे। सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा तय किया गया कोई अधिकारी इस काम को करेगा। सामाजिक लेखा गांव के लेवल पर ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है? अगर अपन मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोजगार गारंटी व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण बदलाव, 100 दिनों से बढ़ा के कितना कर दिया? 125 दिन। डिसेंट्रलाइज्ड, सबकी भागीदारी और विकसित भारत के साथ में इसका इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी के साथ में इसकी मॉनिटरिंग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा 2047 के विकसित भारत मिशन के साथ में। ठीक है, तो ये इसका पूरा, इसको अगर हम समअप करें इस पूरे मामले को, कि एक अपन ने ये भी ऐड किया है कि जो विकसित भारत है उसमें जो अपन ने इतने पॉइंट डिस्कस किए उन्हीं को एक पिलर के सहारे दर्शाया गया है। तो हमने आज के इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया कि अभी 21 तारीख को राष्ट्रपति के द्वारा एक जो है वो बिल साइन किया गया, जो एक्ट बनेगा उसका नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी। जी राम जी, मतलब कहां पर? रोजगार और आजीविका की गारंटी का एक मिशन जो ग्रामीण लेवल पर लागू होने वाला है। इसने किसका स्थान लिया? 2005 में बनी मनरेगा। 2005 में बनी तब तो नरेगा था, 2006 से 200 जिलों में लागू और 2008 से पूरे देश में लागू और 2000 में नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। अभी 2025 में इसको इस बिल से इस एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया। ओरिजिनल नरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में अनस्किल्ड वर्कर को कितने दिन के काम की गारंटी थी? अब कितने दिन की कर दी? 125 दिन की। उसमें काम मांगने के 15 दिन के बाद तक उसको नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता या जो भी वे है उसको तय, इसमें भी सेम रख दिया गया। उसके अंदर जो सेंटर की हिस्सेदारी थी वो कितनी थी? अनस्किल्ड लेबर के केस में 100%, इसमें सामान्य राज्य है तो 60-40, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के राज्य है तो 90-10 और यूनियन टेरिटरी के केस में 100% कर दिया है ना।
साथ में इसके अंदर जो है वो, उसके अंदर ये क्लियर कट डिफाइन नहीं था कि इस रोजगार के दौरान क्या सर्जित किया जाएगा, क्या क्रिएट किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा। इसमें कितने एरिया स्पेसिफाई कर दिए? 4 एरिया स्पेसिफाई कर दिए। इसके बाद इसको देश के विकसित भारत विजन 2047 के साथ जोड़ा और विभिन्न जो अपने टेक्नोलॉजी का है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबको इंटीग्रेट किया, सोशल ऑडिट की व्यवस्था की और जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर और राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक प्रत्येक लेवल पर मॉनिटरिंग और आपस में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है लोगों को रोजगार देने में, उसके बदले देश को भी कुछ मिले, एक स्थायी विकास जो है वो हो पाए, है ना। सवाल सोल्व करें इसको। करो तो। दो गलत क्यों है? 125 दिन का रोजगार होना चाहिए। वेरी गुड। तो गलत कथन कौन सा है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको सोल्व करें। मुख्य परीक्षा के हिसाब से एक सवाल और लिखें। इस सवाल को लिखना है और चेक कराना है। यूपीएससी लाइक सवाल, आरपीएससी लाइक सवाल, दोनों का। क्योंकि वो क्या है, पुदुचेरी और दिल्ली में 60-40 रेशियो क्यों रखा? विधानसभाएं हैं उनके पास, पुदुचेरी क्यों नहीं है? फ्रांस कॉलोनी पहले वहां पर, तो पुदुचेरी साथ थोड़ी लेके चला गया फ्रांस। आप परसेप्शन कैसे बना रहे हो इसको लेकर के? नहीं, मतलब उससे क्या अंतर पड़ता है? वहां की एक अलग से विधानसभा है, वहां पर अलग से एक सारा सिस्टम काम करता है। तो चलिए कल मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।